हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। पता है सीरीज़ के पार्ट 6 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि पुरानी परीक्षाओं में आए हैं और आगे आने की भी इनकी संभावनाएं हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो आप इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें तथा इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। चलते हैं वीडियो पर। आज जैसा कि हमने बोला कि पार्ट 6 हम बात करेंगे और पार्ट 6 में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। तो आप चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है कि लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है, आपको ये बताना है, यानी कलर बताना है आपको कि जो लिटमस पेपर होता है जिससे हम किसी विलयन के क्षारीय या अम्लीय होने की पहचान करते हैं उसका रंग कैसा होता है। एक्चुअल में ये पीएच स्केल पर आधारित होता है। अगर पीएच वैल्यू आपकी 7 से कम है तो वो एसिडिक हो जाता है और एक पीएच वैल्यू आपकी 7 से अबव है तो वो आपका क्षारीय विलयन हो जाता है, जिसको लिटमस पेपर और फेनोल्फ्थालीन की वजह से हम उसे पहचान पाते हैं। तो आपको बताना है कि लिटमस पेपर का कलर कैसा होता है। तो आप जानते ही होंगे इसका कलर बैंगनी होता है। अगर नहीं आता है तो आप स्क्रीन पर आंसर्स देखते जाएँ और अपनी नोटबुक में नोट करते जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करने की प्रोसेस क्या कहलाती है। जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करने की या इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देने की प्रोसेस की बात करते हैं तो हमें दो प्रोसेस ध्यान आती हैं और दो प्रोसेस क्या होती हैं, एक होती है ऑक्सीडेशन और एक होती है रिडक्शन। तो मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स जो भी होते हैं उनका हम त्याग करते हैं, ठीक है, उनको डोनेट करते हैं। और जब हम रिडक्शन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है, अचीव करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिडक्शन इसका आंसर हो जाएगा, रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर में कौन सा एसिड होता है, आपको बताना है। विच एसिड प्रेजेंट इन टमाटो, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, टमाटर में कौन सा एसिड होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। अब मैं आपसे साथ ही साथ पूछता जाऊंगा ऑक्जेलिक एसिड का आपको फार्मूला बताना है कि ऑक्जेलिक एसिड जो होता है उसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो जिनको आता है वो ज़रूर कमेंट करते जाएं। जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं पता है अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं और जो एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको साथ ही साथ देता जाता हूं उसको भी आप ज़रूर नोट करें, ये आपके काम आएंगी। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है C2H2O4, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ततैया के डंक में कैसा लिक्विड होता है। यहाँ भी मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि एक तो होता है मधुमक्खी यानी बी, दूसरे होते हैं ततैया। ततैया थोड़ा बड़ा होता है, आपने देखा होगा, बी। तो इनका जो डंक होता है, इनके डंक में एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। और जब हम ततैया की बात करते हैं तो ततैया के में क्या होता है, ये एल्कली होता है। एल्कली मतलब क्षारीय होता है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ततैया के डंक में क्षारीय लिक्विड होता है जबकि मधुमक्खी के डंक में एसिडिक यानी अम्लीय लिक्विड होता है। साथ ही साथ अगर हम इनके उपचार की बात करें तो जैसे ही ततैया की बात करेंगे हम, क्योंकि इसने क्षारीय अम्ल आपकी स्किन में पहुंचा दिया है, तो आप इसको एसिडिक यानी सिरका या ऐसी चीज़ों से रगड़ करके उसको ठीक करेंगे। इसी तरीके से अगर मधुमक्खी की बात करते हैं, अगर मधुमक्खी ने आपको काटा है क्योंकि उसने एसिडिक लिक्विड आपकी स्किन में छोड़ दिया है, इसलिए हम जो खाने का सोडा होता है उसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसका आंसर आप देख सकते हैं, क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है, ये आपको बताना है। ये एक एलॉय से पूछा गया सवाल है और ये एसएससी में भी कई बार पूछा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रोल्ड गोल्ड होता है वो एक्चुअल में गोल्ड नहीं होता, ये सिर्फ कॉपर और एल्युमिनियम से बना होता है। इसमें 90% कॉपर तथा 10% एल्युमिनियम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी रोल्ड गोल्ड कुछ नहीं है, रोल्ड गोल्ड कॉपर और एल्युमिनियम की एक एलॉय है, मिश्र धातु है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसको
6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप ये देख सकते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए जाने वाला ब्रीथ टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है, यानी उस किस चीज़ के द्वारा ब्रीथ टेस्ट लिया जाता है, ये आपको बताना है। जैसा कि आपने देखा होगा अक्सर टोल प्लाजा या किसी भी हाईवे वगैरह पर जब ट्रैफिक पुलिस चेकिंग करती है तो जो ब्रीथ टेस्ट किया जाता है, यानी उनमें ये चेक किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी तो नहीं चला रहा है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ब्रीथ टेस्ट करते हैं, और उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैं साथ ही साथ इसमें पूछूंगा कि आप पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला मुझे कमेंट करेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड का भी केमिकल फार्मूला मुझे कमेंट करेंगे। मैं साथ ही साथ बताता भी जाऊंगा, आप अपनी ईमानदारी से कमेंट करते रहिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, ठीक है। इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। अम्लराज और अम्लों के राजा में अंतर होता है। जब हम अम्लों के राजा की बात करते हैं यानी किंग ऑफ एसिड्स की बात करते हैं, तब हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, H2SO4 की बात करते हैं। और जब हम अम्लराज की बात करते हैं तो ये एक मिक्सचर होता है जिसमें 1 पार्ट H2SO4 प्लस 3 पार्ट HCl होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छा। अम्लराज का यूज क्या होता है? अम्लराज का यूज होता है जो कॉस्टली मेटल्स होते हैं, सोना चांदी, इनको गलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मोमबत्ती का जलना तथा मोमबत्ती का पिघलना किस प्रकार के परिवर्तन हैं, आपको ये बताना है। यानी जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तथा मोमबत्ती जब पिघलती है तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये आपको बताना है। जब भी हम चेंजेस पढ़ते हैं केमिस्ट्री में तो अब 2 प्रकार के चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंजेस, यानी एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। तो जब हम ये कहते हैं कि भौतिक परिवर्तन हो रहा है तब उसमें किसी भी स्टेट नहीं बदलती, जिस चीज़ का हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी स्टेट नहीं बदलती। जैसे अगर यहाँ बात करें मोमबत्ती का पिघलना, तो मैं आप ही से पूछना चाहूँगा क्या मोमबत्ती के पिघलने से मोम पर कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना। यानी मोमबत्ती पिघली तो थी लेकिन वो मोम ही रहा, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इसके स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी मोमबत्ती के पिघलने में मोम ही रहा, ठीक है ना। तो इसमें पिघलने में कौन सा चेंज होगा? भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज, ठीक है। मोमबत्ती के पिघलने में फिजिकल चेंज होगा। और इसी प्रकार से जब हम मोमबत्ती के जलने की बात करते हैं तो जलने में क्या होता है? केमिकल चेंज। क्यों होता है केमिकल चेंज? क्योंकि इसकी प्रकृति बदल रही है। कैसे? कि जब ये प्रकाश जनरेट कर रही है और ऊष्मा उत्पन्न कर रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोमबत्ती के जलने में रासायनिक परिवर्तन तथा मोमबत्ती के पिघलने में भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नमक व पानी के मिक्सचर को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, ये बताना है आपको। यानी जो सॉल्ट है और वाटर है अगर हम उसको मिक्स कर देते हैं तो अब किस विधि द्वारा यानी किस मेथड के द्वारा हम उन्हें अलग अलग कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो ये आसवन विधि होती है, इसे हम आसवन कहते हैं। आपने आसवन विधियाँ या कई सारी विधियाँ आपने मेथड पढ़े होंगे जिनसे हम विभिन्न विलयन में से बहुत सारी चीज़ें जो घुल चुकी होती हैं उनको अलग करते हैं। जैसे पानी में अगर चीनी घुली हुई है तो उसे अलग मेथड से, पानी में नमक घुला हुआ है तो उसे अलग मेथड से, अगर क्रूड ऑयल है उसमें से पेट्रोल डीजल अलग अलग निकालना है तो वो प्रभाजी आसवन, जैसे फ्रैक्टलाइज डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से कई मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम अलग अलग चीज़ों को अलग कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर देख सकते हैं आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कार्बन की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी, आपको बताना है। यानी जो कार्बन है, आपने देखा होगा कि कार्बन एक चेन बनाता है, यानी अगर हम एक कार्बन की बात कर रहे हैं तो वो किसी अनदर हाइड्रोजन से, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, तो वो 4 जगह से हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है।
तो जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है, जिसकी वजह से ये 4 हाइड्रोजनों से अपनी वैलेंसी कंप्लीट करके उनसे संयोग करता है। इसी वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी बनती है, टेट्राहेड्रल बनती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी खोज किसने की थी ये आपको बताना है कि कार्बन की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की खोज किसने थी। अब क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है कार्बन की, यही कारण है इसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। यानी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो बनाता ही है, साथ में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनाता है, जो इसकी प्रॉपर्टी है। अब हम चलते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज जे वेंट हॉफ ने की थी। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हीरा यानी जो डायमंड होता है उसका घनत्व तो कितना होता है, उसकी डेंसिटी कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो हीरे की डेंसिटी 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आप अपनी स्क्रीन पर इसका आंसर देख सकते हैं, 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट होता है वो 3.51 ग्राम होता है हीरे का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि 1 कैरेट डायमंड कितने ग्राम के बराबर होता है, आपको ये बताना है। तो 1 कैरेट डायमंड 200 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो वेट का मेजरमेंट हीरे के लिए किया जाता है वो कैरेट के रूप में किया जाता है। तो कैरेट कितना होता है, 200 मिलीग्राम होता है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्केन के बॉन्ड में कितने डिग्री का एंगल होता है, आपको ये बताना है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि एल्केन्स क्या होते हैं, इनका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, आपको ये बताना है। इनका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि एल्केन में कितने डिग्री का एंगल होता है, कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, ये आपको बताना है। तो स्टैंडर्ड फार्मूले की अगर हम बात करें तो ये होता है CnH2n+2। ठीक है, अगर हम इसके एंगल की बात करें तो ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप अपनी स्क्रीन पर इसका आंसर देख सकते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो अब एल्कीन्स के बॉन्ड में कितना एंगल होता है ये पूछा गया है। अब यहाँ फिर से वही एक क्वेश्चन उठेगा, क्या कि एल्कीन्स का मानक फार्मूला क्या होता है, यानी एल्कीन्स का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, तो आपको ये बताना है। तो मैं बता दूं, एल्कीन्स का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर इसके हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल इसका कितना होता है, 120 डिग्री। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है, आप देख सकते हैं बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेथेनॉल के जलीय विलयन को क्या कहते हैं। जब मेथेनॉल, अब यहाँ पर भी सेम है, मैं साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आपको बताता चलता हूँ तो उनको भी आप ध्यान रखें, नोट करते जाएं। मेथेनॉल क्या है, CH3OH, ये मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके जलीय विलयन को क्या कहते हैं, यानी इसमें अगर H2O वाटर मिला दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो इसे हम फॉर्मेलिन कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपकी स्क्रीन पर आंसर आ चुका है, आप देखते जाएं, नोट करते जाएं। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, यह आपको पूछा गया है। तो इसका आंसर आता है आयरन पायराइट, FeS2। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, मूर्खों का सोना क्या होता है, आयरन पायराइट होता है, FeS2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन कौन से ऊतक करते हैं, यानी पौधों में जो खनिज लवण होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है या कौन इनके लिए जिम्मेदार होता है, उन ऊतकों का नाम बताना है। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो इसका आंसर है फ्लोएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। खाद्य पदार्थों को कौन ले जाता है, फ्लोएम ले जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पौधों में जल का संवहन कौन से ऊतक करते हैं, ये आपको बताना है। तो पौधों में जल का संवहन यानी जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, लीव्स से लेके, तने से लेके अदर पार्ट्स तक पौधों में कौन ले जाता है, ये आपको बताना है। तो ये कौन है, जाइलम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, जाइलम। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18,
कि दमन एवं दीव की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ये आपको बताना है। यानी जिस प्रकार भारत की राजभाषा इंग्लिश है या उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी तथा उर्दू है, इसी तरीके से आपको बताना है कि दमन एवं दीव की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ये आपको बताना है। तो ये इंग्लिश है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार नागालैंड की भी ऑफिशियल लैंग्वेज ये नागालैंड की भी है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार से नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, उसी प्रकार दमन एवं दीव की ऑफिशियल लैंग्वेज भी क्या है, इंग्लिश है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने। मकड़ी, झींगा तथा मछली किस संघ से आते हैं, ये आपको बताना है। यानी क्योंकि बायोलॉजी में हम बहुत सारे संघ पढ़ते हैं जिनमें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, तो उसमें से आपको बताना है कि मकड़ी, झींगा तथा मछली किस संघ से आते हैं, आपको ये बताना है। तो मैं बता दूं, ये ऑर्थोपोडा से आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप अपनी स्क्रीन पर आंसर देख पा रहे होंगे, ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो पूछा गया है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, ये पूछा गया है। यानी द प्रोसेस विच चेंज द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल। ठीक है, यानी जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पौधों से रिलेटेड एक प्रक्रिया है, इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस लाल प्रकाश में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लाल प्रकाश में बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं क्या है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। यानी प्रकाश ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में कैसे चेंज किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, पौधों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के सामने। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, आपको ये बताना है। जो हल्दी आप लोग जनरली अपनी दिनचर्या में या अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसका जो पौधा है वो पौधे के कौन से भाग से प्राप्त की जाती है, ये आपको बताना है। तो आप ये ध्यान रखें, ये उसके तने से प्राप्त की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। एड्स किस वायरस से होता है तथा इसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं तो पूछूंगा कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस इनबिल्ट हैं, तो आपको बताना है कि एड्स क्या है। तो एड्स क्या है, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। किस वायरस से होता है, ये HIV वायरस से होता है। ये क्या है, HIV वायरस मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV वायरस से होता है। इसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन सा, एलिसा टेस्ट। अब एलिसा टेस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये भी लिख देते हैं। एलिसा टेस्ट मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी फुल फॉर्म्स भी एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, तो एलिस आपको ध्यान रखना है। एड्स की जांच के लिए क्या होता है, अब फिर से अगर वापस रिपीट करें, एड्स क्या है, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। किस वायरस से होता है, HIV वायरस से, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से। और जांच के लिए क्या किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बता दी है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एड्स HIV वायरस के कारण होता है और इसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 है चेचक होने का कारण है। यानी आपसे वायरस का नेम पूछा गया है कि चेचक किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। तो ये वेरियोला वायरस नामक वायरस से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी जल में किस प्रदूषण से होती है। यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में आपसे पूछा गया है कि ये बीमारी जल में किस कारण से होती है, जिसमें प्रदूषण का नाम पूछा गया कि किस प्रदूषण के कारण ये सिंड्रोम होता है। तो ये मैं बता दूं, नाइट्रेट की वजह से होता है। जब जल में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है, यानी वाटर जो हम पीते हैं उसमें नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है, तब ये ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, DPT वैक्सीन
का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है, ये पूछा गया है। डीपीटी, डीपीटी का पूरा नाम क्या है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, ये इन तीनों के लिए लगाई जाती है। यानी डीपीटी जो वैक्सीन है वो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। अब डिप्थीरिया और टिटनेस तो समझ आ रहे हैं, लेकिन पर्ट्यूसिस क्या है? तो पर्ट्यूसिस जनरल आम भाषा में काली खांसी को बोला जाता है। तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जो डीपीटी वैक्सीन है वो डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस के लिए लगाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें तथा इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए आने वाली वीडियो के साथ। और साथ ही साथ आप इस चैनल के साथ बने आइकन को भी दबा सकते हैं, जो बेल आइकन होता है उसको दबा लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आपके पास पहुंच जाए, जिसकी वजह से आप उस वीडियो को देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।